आज से हमने अपना नया यूनिट स्टार्ट करना है एंड यूनिट 2 यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, राइट? जो आपका यूनिट 2 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आपको ऑब्वियसली पूरा का पूरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होता है, हम वो कवर करेंगे, बट आर्टिकल वाइज नहीं, टॉपिक वाइज। यस, वैसे हम अगर बेयर एक्ट पढ़ना शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हम आर्टिकल वाइज पार्ट वाइज या क्या करते हैं, याद करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब आप प्लीज ये वाला यूनिट नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करो या स्टार्ट करो, तो आपको सिलेबस खोलकर टॉपिक वाइज करना है। क्यों? क्योंकि कुछ टॉपिक्स आपके सिलेबस में नहीं है, कुछ टॉपिक्स आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जैसे सिटीजनशिप का टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, पंचायत का टॉपिक, लोकल बॉडीज में जो आता है आपका, म्युनिसिपैलिटीज का टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बट हाँ, मेजर पार्ट, मेजर उसके जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है एंड इनफैक्ट इंटरेस्टिंग भी होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको ही उसका एक बेसिक आइडिया होता है, और वही बेसिक आइडिया हमें क्या करना है और अपना सॉलिड करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट किससे करेंगे? प्रेम्बल से। जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले किस चीज को हम देखते हैं? प्रेम्बल को, राइट? किसको देखते हैं? प्रेम्बल को। प्रेम्बल क्या है? इट्स लाइक एन इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स लाइक एन इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और ये हमने बहुत सी जगह पर फ्रेम की हुई पूरी की पूरी प्रेम्बल देखी भी हुई है, और अपने जो वेयर एक्ट्स हैं उसमें भी हमने देखा हुआ है कि ऐसे ही बोल्ड में चीजें लिखी होती हैं, दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसी तरह से उसकी शुरुआत होती है, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity. ये जो हाईलाइटेड बोल्ड में कैपिटल में मैंने टर्म्स लिखी हुई हैं, आपको भी पता है प्रेम्बल की सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये, right? We the people of India, and afterwards sovereign, socialist, secular, democratic republic, और उसके बाद जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। एक एक करके हम इनके बारे में फर्दर डिस्कस भी करेंगे। बट जब भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करते हैं, बेयर एक्ट को ओपन करते हैं, तो सबसे पहले हमें प्रेम्बल ही दिखता है। प्रेम्बल क्या है? इंट्रोडक्शन। हर एक कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली जो इंट्रोडक्शन होता है उसको हम प्रेम्बल बोलते हैं। एंड सबसे पहले कौन सी कंट्री थी जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल को डाला था? यूएसए। ये भी हमें पता होना चाहिए। और हमने प्रेम्बल का जो ये आइडिया है ये कहाँ से लिया था? यूएसए में। ठीक है, और इसमें प्रेम्बल में ही हमें क्या पता लग जाता है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है, ये किन लोगों के लिए बनाया है, किन्होंने बनाया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, वी दी पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि ये हमने ही हम लोगों के लिए क्या किया है? फ्रेम किया है। ठीक है, एंड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और भी लिखी होती है, वो क्या है कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया है। मैं इनफोर्स की बात नहीं कर रही हूँ, अडॉप्ट की बात कर रही हूँ। 26 नवंबर 1949, हर साल हम उसे एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं, राइट? वो क्यों करते हैं हम? बिकॉज उसी दिन 26 नवंबर को ही हमने क्या किया था? अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अडॉप्ट कर लिया था। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। प्रेम्बल को कम से कम 1 से 2 बारी रीड जरूर करना, आपको बहुत सी चीजों का आइडिया यहीं से लग जाए। ठीक है, अब प्रेम्बल अगर हम बात करें, तो बेसिक अगर उसमें, तो क्या है प्रेम्बल?
इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने अभी डिस्कस किया। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता है हमें, यस, हाईलाइट करता है प्रिंसिपल्स को, फंडामेंटल वैल्यूज को उस डॉक्यूमेंट के, ऑफ कोर्स यस, हाईलाइट ही कर रहा है कि हमने किस चीज के ऊपर फोकस करना है और अपने सिटीजन्स को क्या क्या प्रोवाइड करना है। ये नेचर बताता है, सोर्स बताता है, राइट? तो ये आपको ध्यान में रखना है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी डॉक्यूमेंट का क्या है वो बताता है। सोर्स क्या है प्रेम्बल का? वी द पीपल, है ना? ठीक है। सोर्स ऑफ पावर क्या है? वी द पीपल, क्योंकि ये प्रेम्बल क्या है, स्टार्ट ही हो रही है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है। और बेसिकली अगर हम बात करें तो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो ऑब्वियसली जरूरी है लोगों को गाइड करने के लिए, वो ये बताता है, मोटो बताता है। इट्स लाइक अ बिगनिंग, या आप ये बोल सकते हो हाईलाइट करता है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस क्या है। तो ये एक लेमैन लैंग्वेज में हम ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग एक अपनी बिल्ड करते हैं कि भाई प्रेम्बल क्या है, प्रेम्बल क्या है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। वी दी पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली किन चीजों के ऊपर ये फोकस करता है कि हमने किस तरह का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है जो सॉवरेन है, ठीक है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिक है। एंड हम अपने सिटीजन्स को किस चीज की सिक्योरिटी देंगे? जस्टिस की देंगे, लिबर्टी की देंगे, इक्वालिटी की देंगे और फ्रेटर्निटी की देंगे। ये क्या होता है वो हम एक एक करके आगे भी देखेंगे। एंड लास्ट में ये क्या बताता है कि हमने अपना ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कब अडॉप्ट किया? 26 नवंबर 1940 में, ठीक है, अडॉप्ट किया, अनेक्ट किया एंड अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया। इन्फोर्समेंट ऑब्वियसली 26 जनवरी 1950 में हुआ है, रिपब्लिक डे बनाते हैं हम, उसमें कोई डाउट नहीं है। हम सिर्फ अडॉप्ट और इनैक्टमेंट का बात कर रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इस चीज से। ओके, आई होप यहाँ तक आपको थोड़ा सा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता लगी होगी। अब अगर हम बात करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई क्या था, किस तरह से था, यू नो, तो आपको इसमें ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना, बट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि 1947 में जब ऑब्वियसली हमें इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है, इट वाज मिडनाइट जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है, तो हमारा जो कंट्री था वो प्रोविंसेस में, ठीक है, एंड प्रिंसली स्टेट्स में क्या था, डिवाइड हो रखा था। तो ऑब्वियसली और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी वो भी फॉर्म हो रखी थी। और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का क्या काम था? एक तो चलो कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाना ही था, बट बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ही आपका पार्लियामेंट्री बनी जब तक हमारी पहली इलेक्शंस नहीं हुई। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना तो एक कमेटी का काम था, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरपर्सन थे ऑब्वियसली बी आर अम्बेडकर, है ना, ही वॉज नॉट अलोन, उनके साथ 7 और लोग थे, ठीक है। बट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना तो ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था, बट ड्राफ्टिंग कमेटी के अलावा और भी तो कमेटीज थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिकॉज हमारे माइंड में ना कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जब भी कोई बोलता है तो हमें ये होता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूट असेंबली यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। नो, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में और भी बहुत सी कमेटीज थी, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाना सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था। और बी आर अम्बेडकर उन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बट अगेन रिपीटिंग, ही वॉज नॉट अलोन, और भी मेंबर्स थे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का काम एक तो आफ्टर इंडिपेंडेंस एज अ पार्लियामेंट भी वो वर्क करते थे, ठीक है, एंड जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी फ्रेम करती थी।
हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में अप्रॉक्स 3 years यानी कि 2 years 11 months एंड 18 days लगे, है ना, सबको पता है। 2 साल 11 महीने 18 दिन, राइट, ठीक है। अब तो ये क्वेश्चन कोई पूछता भी नहीं है, काफी रिपीट हो चुका है, बट स्टिल इजी क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम लगा हमें, राइट, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो प्रेम्बल थी, हमारा मेन फोकस तो प्रेम्बल के ऊपर है ना अभी, कि जो प्रेम्बल थी वो हमने क्यों ऐसे बनाई, किस वजह से उसको हमने ऐड किया, और हमें पता है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था उसके बाद प्रेम्बल ऐड किया था हमने। यस, ये भी ध्यान में रखना, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा रेडी हो गया था, बनकर तैयार हो गया था, लास्ट में प्रेम्बल को ऐड किया है, ठीक है। तो वो इस वजह से, क्योंकि प्रेम्बल जो थी वो बहुत सी ऐसी चीजों को हाईलाइट कर रही थी जिसका एक्चुअली सीधा जो इफेक्ट था वो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनकर रेडी हुआ था उसमें दिख रहा था कि यस भाई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम इन्हीं चीजों पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से बैकग्राउंड में कॉन्स्टिट्यूशन में आपका जो ये असेंबली था वो बना था, फॉर्म हुआ था, हम सबको पता है, राइट, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अब अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम सिर्फ प्रेम्बल की बात कर रहे हैं, तो प्रेम्बल की ड्राफ्टिंग एंड प्रेम्बल का अडॉप्शन का डेट हमें पता होना चाहिए। प्रेम्बल को ड्राफ्ट कैसे किया गया, किसने किया, एंड उसको कौन सी डेट को अडॉप्ट किया, ये हमें पता होना चाहिए। तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि यस, प्रेम्बल जो है वो, उसका जो आइडिया हम कह सकते हैं, वो ऑब्वियसली जो फर्स्ट एक प्रेम्बल लिखी थी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां से आता है। लेकिन जो हमारी पूरी प्रेम्बल है, इट इज बेस्ड, मैं आइडिया की बात नहीं कर रही हूँ, इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नाम का डॉक्यूमेंट बनाया था, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बेसिकली पास करवाया था, और ये बोला था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो जाएगा तो हमें उसमें प्रेम्बल भी ऐड करनी पड़ेगी, और जब भी हम प्रेम्बल ऐड करेंगे तो प्रेम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की तरह होने चाहिए, इस पर बेस्ड होनी चाहिए, बिकॉज हमें हाईलाइट करना पड़ेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन किन चीजों के ऊपर फोकस करता है, किन किन चीजों के ऊपर उसका ध्यान है। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पहले ही 1946 में, दिसंबर 13 1946 में बेसिकली जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में इंट्रोड्यूस किया, और 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट भी करवा लिया। यानी कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने सॉरी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने ये बोला, एक्सेप्ट करते हुए, कि जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनकर रेडी हो जाएगा तो हम उसमें प्रेम्बल जो ऐड करेंगे वो ऐसे ही ऐड करेंगे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बेस्ड, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है, कि भाई हमारी जो प्रेम्बल है वो बेसिकली कब आई, किस चीज के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। एंड एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि प्रेम्बल को हम सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, एंड इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर, ठीक है, 1949, सबसे एंड में इसको ऐड किया गया, सबसे एंड में, एंड इट वाज ऑब्वियसली इन्फोर्स्ड फ्रॉम 26 जनवरी 1950, जिसको हम रिपब्लिक डे भी बोलते हैं। तो अडॉप्ट का, इन्फोर्समेंट का डेट सेम है, जो ऑब्वियसली एक कॉन्स्टिट्यूशन का है, बट हमें पता होना चाहिए कि किस चीज के ऊपर बेस्ड था ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब इंट्रोड्यूस किया गया था और कब पास करवाया गया था।
ठीक है, कब इंट्रोड्यूस किया गया था और कब पास करवाया गया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कभी मत भूलो, जब भी प्रेम्बल का जिक्र हो ये चीज आपके माइंड में ऑटोमेटिकली क्लिक करनी चाहिए। ओके, ठीक है, कि क्या है, किसने पास किया, ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उसके बाद अब प्रेम्बल के बारे में आपने इंट्रोडक्शन भी देखा, प्रेम्बल के बारे में आपने ये भी देखा कि प्रेम्बल किस चीज के ऊपर बेस्ड है। बट प्रेम्बल को जब हम देखते हैं तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स या फीचर्स हम क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। यस, तो वही मैंने आपके लिए कंपोनेंट्स जो है वो पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, यानी जो अभी तक ऊपर आपने पढ़ा। प्रेम्बल क्या करता है, पीपल ऑफ इंडिया आर द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ये बताता है। कैसे, स्टार्टिंग किससे हो रहा है प्रेम्बल का, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है इंडिया में, वी द पीपल। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये चीज कहां से पता लगती है हमें, प्रेम्बल से। इट मीन्स पावर लाइज विद द सिटीजन्स, हम सब लोगों के पास पावर है। और कौन सी पावर है भाई, कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को हर 5 साल में इलेक्ट करते हैं, और अगर वो अच्छा काम नहीं करते तो हम उन्हें क्रिटिसाइज भी करते हैं। ये हम सब करते हैं, राइट, तो ये पता होना चाहिए। देन डेट क्या है अडॉप्शन की, 26 नवंबर 1949। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, प्रेम्बल को देखकर ऑब्जेक्टिव्स पता लगते हैं, यस पता लगते हैं। प्रेम्बल को देखकर कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स पता लगते हैं कि क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, to maintain the integrity and unity of nation as well as the citizens। ये ऑब्जेक्टिव्स है, उद्देश्य जिसको हम बोलते हैं हमारे संविधान के। कोई पूछे तो हम क्या बोलते हैं कि भाई जस्टिस देना, लिबर्टी, ठीक है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा, आप आगे एक एक करके पढ़ोगे इन्हें, एंड एक इंटीग्रिटी एंड यूनिटी मेंटेन करना। और साथ ही साथ ये जो हमारा स्टेट है, अब कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट, राज्य जो होगा वो हमारे 20 वो स्टेट्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, 28, हम क्या बात कर रहे हैं, एक पूरा जो हमारा कंट्री है उसको हम स्टेट बोलते हैं। तो इंडियन स्टेट का नेचर क्या है वो भी प्रेम्बल को देखकर हमें पता लग जाता है। इंडियन स्टेट का नेचर क्या है वो भी प्रेम्बल को देखकर हमें पता लग जाता है कि सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, रिपब्लिक है, सेकुलर है एंड डेमोक्रेटिक है। कि क्या है हम आगे देखेंगे, ठीक है। बट नेचर के बारे में भी हमारे जो इंडियन स्टेट का नेचर है वो हमें प्रेम्बल देखकर ही पता लग जाता है। ओके, तो ये तो हो गए कंपोनेंट्स। अब आ जाओ मेन इन्हीं कंपोनेंट्स को, यानी कि ऑब्जेक्टिव और नेचर को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहले बता दो, चलो यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ एक बारी, तो हम डिटेल में इसको अब आगे कंटिन्यू करें। यस मैम। Yes, ma'am. Okay. अब एक एक करके हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई हमारे क्या उद्देश्य हैं। जस्टिस यानी कि सबके साथ एक समान न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। एंड जस्टिस किस प्रकार का देना है हमें, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। जस्टिस क्यों जरूरी है, ताकि शांति बनी रहे। जस्टिस कैसे हम प्रॉमिस करते हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस के थ्रू। आप पढ़ोगे इन डिटेल, टॉपिक्स है आपके, है ना। फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस के थ्रू हम जस्टिस देते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। मेनली तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जस्टिस कैसा है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ये आपको ध्यान में रखना है। सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल,
ठीक है, और वो किसके थ्रू हम प्रोवाइड करते हैं? फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस के थ्रू। ओके, नेक्स्ट, इसी को हम बात करें, अगर सोशल जस्टिस को हम बात करें कि सोसाइटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, यानी कि कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए। आर्टिकल 15-16 पढ़ोगे आप फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस यानी कि इनकम, वेल्थ, स्टेटस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क डीपीएस स्पेस में पढ़ोगे आप। पहले नहीं होता था, वुमेन के लिए और यू नो मेन के लिए इक्वल पे नहीं होता था। ठीक है, लेकिन विद टाइम हमने उस चीज को भी क्या किया? एम्फसाइज करते हुए इंक्लूड किया। देन पॉलिटिकल जस्टिस, सब लोग इक्वल है, फ्री है, और सबको फेयर राइट है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज, अपॉर्चुनिटीज में पार्टिसिपेट करें। कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, लोग इंडिपेंडेंट भी इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि जस्टिस जो है वो सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल है। उसके बाद जस्टिस के बाद आपका आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? दैट नो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैज एनी स्पेशल प्रिविलेजेस। सबको भाई इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, और किसी भी सेक्शन को हमें स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं देनी। बट आपको पता है इसकी एक्सेप्शंस होता है, वुमेन के लिए, SC STs, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, चिल्ड्रन के लिए, मतलब वो ग्रुप्स जो मार्जिनलाइज्ड है, वो ग्रुप्स जो एक्चुअली एज पर दी हम देखें हिस्टोरिकल अपना व्यू, तो जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज पहले नहीं मिली, तो हम अब उन ग्रुप्स के लिए क्या करते हैं? इक्वल अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस भी बनाते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि इक्वालिटी नहीं हो रही। ठीक है, जब भी आप पढ़ते हो कि देयर शुड नो डिस्क्रिमिनेशन या सबको इक्वल बिहेव करना, सॉरी ट्रीट करना है, तो उसकी एक्सेप्शन में इन ग्रुप्स का जिक्र हमेशा किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड इक्वालिटी का मतलब ये भी होता है एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, राइट? ठीक है, सब लोग एक समान है। बट यस, कुछ लोगों को इम्यूनिटी भी दी जाती है और प्रिविलेजेस भी दी जाती है, वो एक्सेप्शन है। वहीं पर अगर हम बात करें लिबर्टी की, तो लिबर्टी मतलब सबका अपना फ्रीडम है कि वो किस प्रकार की लाइफ लिव करना चाहते हैं, किस प्रकार के व्यूज रखना चाहते हैं पॉलिटिकल, और किस प्रकार से बिहेव करना चाहते हैं। लिबर्टी के बेसिस पे हमने काफी चीजों को डिक्रिमिनलाइज किया है, चाहे वो अडल्ट्री हो, चाहे वो सेम सेक्स रिलेशनशिप हो, LGBT रिफॉर्म्स हो, ट्रांसजेंडर्स के लिए भी। ठीक है, और हमने उनको भी इक्वली क्या बोला है? थर्ड जेंडर बनाते हुए सोसाइटी में एक प्लेस दी है, काफी लेट दी है। ठीक है, बट स्टिल अब हम उनको एक प्रॉपर थर्ड जेंडर मानते हैं। ठीक है, और ऑन दी अदर हैंड हम सबके अपने अपने व्यूज होते हैं, हम सबके अपने अपने व्यूज होते हैं, किसको लेकर? पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर। तो वो भी हमारे पास लिबर्टी है। बट यस, हम ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हालांकि हमारा फंडामेंटल राइट है, बट हमें पता है कि उसको भी क्या किया जा सकता है? रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, कटेल किया जा सकता है। सेडिशन के बारे में IPC 124A, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, याद रखना, पढ़ेंगे हम उसे भी। देन लास्ट में आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, ब्रदरहुड, एक इमोशनल अटैचमेंट लोगों को आपस में होनी चाहिए। ठीक है, ताकि एक कनेक्शन बना रहे, लोग आपस में जुड़े रहें, कास्ट, जेंडर, एज के बेसिस पे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ना करते हुए एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाए, डिग्निटी प्रमोट करे, यूनिटी प्रमोट करे। ये फ्रेटर्निटी है आपका।
ठीक है, ये है सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स, ये भी याद रखना। ठीक है, जो क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि भाई हमारा जो प्रेम्बल है उसका क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ हो। एंड एक और चीज जो आपको यहाँ पर बात करनी है कि भाई यस हम प्रोटेक्शन देते हैं, यस बेसिकली हम इक्वालिटी भी देते हैं, हम ये सब चीजें प्रोवाइड करते हैं, बट इन सबके एक्सेप्शंस भी हैं, है ना, वो सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, अभी तो आपने ऑब्जेक्टिव्स किए, आई होप आपको ऑब्जेक्टिव्स याद हो गए हों। ठीक है, कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि हमारा सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम प्रेम्बल पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसमें ऑब्जेक्टिव्स जो दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि क्या प्रेम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या जो प्रेम्बल है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानते हैं। तो अभी मैं अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछूं तो आप सबका जवाब यस होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हम सबको पता है कि आज की डेट में प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना जाता है, बट क्या शुरुआत से प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना जाता था? तो इसका जवाब आपको केस के थ्रू मिलेगा। सबसे पहला केस जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस सब टॉपिक में वो है बेरूबरी केस। ठीक है, जो इंडो पाक मतलब पाकिस्तान, यहाँ पर नॉट द प्रेजेंट पाकिस्तान, ये बांग्लादेश वाले पाकिस्तान की बात हो रही है। इनक्लेव्स की एक्सचेंज होती थी, जो लोग यहाँ जाते थे या वहां चल जाते थे, बट हमें उसकी डिटेल में नहीं जाते हुए सिर्फ इस केस के बारे में क्या समझना है कि भाई ये केस 1960 का है। सबसे पहले ये केस 1960 में आपको देखने को मिला है कि प्रेम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, नहीं तो इस केस में 7 बेंच जजेस का केस था। ये क्या हेल्ड हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था कि भाई प्रेम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स, जिन्होंने ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उनके माइंड में क्या चल रहा था उस चीज को देखने का, ओपन करने का एक चाबी है, बट प्रेम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इस केस में, बेरूबेरी केस में 1960 में हेल्ड हुआ था। याद रखना ये चीज, 7 बेंच केस था। ओके, सिंपल, क्लियर, प्रेम्बल पार्ट नहीं है। लेकिन देन 1973 में बहुत ही लैंडमार्क केस आया जिसको हम सब जानते हैं, केशव नंदा भारती केस। नेक्स्ट ईयर इसके 100, सॉरी मतलब प्रॉपर इसके 50 इयर्स हो जाएंगे, मैं 100 बोल रही हूँ, नेक्स्ट ईयर इसके 50 इयर्स हो जाएंगे। केशव नंदा भारती केस 1973 हिस्टोरिकल केस माना जाता है क्योंकि 13 जजेस की बेंच वाला केस है, अभी तक का लार्जेस्ट बेंच केस, अभी तक का लार्जेस्ट बेंच केस। आप लोगों ने ये सुन रखा होगा कि बेंच जो होता है वो हमेशा ऑड नंबर में बनाया जाता है सो दैट टाई ना हो, है ना। और अगर किसी को पुराने केस को ओवर रूल करना है तो जो उस केस में बेंच थी उससे ज्यादा बड़ी बेंच बनानी पड़ती है। तो बेरूबेरी केस में थी 7 बेंच केस, केशवानंदा भारती केस में अभी तक की सबसे लार्जेस्ट बेंच केस है 13 जजेस बेंच केस। केशवानंदा भारती केस मठ मंदिर को लेकर केस था, ठीक है। एंड यहाँ पर प्रॉपर्टी को लेकर बेसिकली जो भी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हुए, कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, जो प्रेम्बल से जुड़ा हुआ था वो ये था कि प्रेम्बल विल बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रीवियस जजमेंट को ओवर रूल कर दिया एंड ये बोला कि
preamble is the part of the constitution and हम कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, पर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हिलना चाहिए। आई अगेन रिपीट, सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन को और प्रेम्बल को इसमें इंक्लूड करते हुए कभी भी अमेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हिलना चाहिए। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे, बट बेसिक स्ट्रक्चर मींस जो एक ढांचा है जिसके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जिक्र केशव नंदा भारती केस में हुआ। प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का इंटेग्रल पार्ट केशव नंदा भारती केस में बोला गया। लार्जेस्ट बेंच का केस 13 जजेस का केस केशव नंदा भारती में देखने को मिला। ये क्या बता रहा है कि अगर कल को मतलब आज की डेट में अगर हमें केशव नंदा भारती केस का जो जजमेंट है उसको ओवर रूल करना है हमें, मतलब यानी कि सुप्रीम कोर्ट को, तो 15 जजेस बेंच का केस मतलब बेंच बनानी पड़ेगी। ओवर रूल करने के लिए हमेशा लार्जर बेंच आती है, याद रखना। ठीक है, अभी तक तो केशव नंदा भारती केस ही हमारा बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर और लार्जेस्ट बेंच केस माना जाता है। ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ द प्रेम्बल मानी गई। इनफैक्ट आर्टिकल 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो अमेंडमेंट का ही बात करता है। यही बोला गया कि करो अमेंड, कोई दिक्कत नहीं है, पर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हिलना चाहिए। आप अमेंड करो, ऐसे करो कि जिससे और स्ट्रांग हो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी प्रेम्बल, बट वीक नहीं होनी चाहिए। और ये केस कब आया भाई? 1973 में। और 1976 में पहली अमेंडमेंट देखने को मिली प्रेम्बल में। इंदिरा गांधी का टाइम चल रहा है, मैं पहले ही रिपीट कर दूं, टाइम पीरियड याद रखा करो कौन से पीएम का चलता है, आपको वहां से भी बहुत आइडिया लग जाता है। ठीक है, 1973 में केशव नंदा भारती केस का ये जजमेंट आया और 1976 में 42nd जो अमेंडमेंट जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, यू ऑल माइट हैव हर्ड अबाउट दिस थिंग, उसमें प्रेम्बल को भी अमेंड किया गया। पहली और आखिरी बारी ये अभी तक अमेंड हुआ है, मतलब अभी कोई आपसे पूछे कि प्रेम्बल कितनी बारी अमेंड हो रखा है तो आपका जवाब होगा एक ही बारी हुआ है भाई। आगे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, बट अभी तक तो एक ही बारी हुआ है 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। क्या ऐड हुआ था? प्रेम्बल में हमने 3 वर्ड्स ऐड किए, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। यस, पहले ये 3 शब्द नहीं थे, पहले ये 3 शब्द नहीं थे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कौन से 3 शब्द? कई बार क्वेश्चन आ जाता है, स्टेटमेंट में भी आ जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से 3 शब्द ऐड किए गए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ओके, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। अब अगर हम बात करें ये क्यों ऐड किए गए थे, ताकि इकोनॉमिक जस्टिस हो और अच्छे से डिस्क्रिमिनेशन कम हो। सोशलिस्ट एंड सेकुलर ऐड किए गए, ठीक है, एंड सॉवरेन एंड डेमोक्रेटिक के बीच में ऐड किए गए। ओके, और प्रॉपर तरीके से पहले सिर्फ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, अब हम क्या बोलते हैं? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अभी हम ये चीजें बोलते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इंटीग्रिटी को क्यों ऐड किया गया? सो दैट हम यूनिटी के ऊपर और एम्फसाइज कर सके, यूनिटी के ऊपर और एम्फसाइज कर सके। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? एक बार ही बताएं। Yes, ma'am.
अब इससे बाद कुछ और भी इंटरप्रिटेशन हुआ। बेरुवेरी यूनियन का केस 1960 का, केशवानंद भारती का केस 1973 का, 1976 में अमेंडमेंट भी हो गई। इसके बाद एलआईसी का भी एक केस आया 1995 का, जिसने एक बारी और इंश्योरेंस दे दी कि यस भाई, preamble is the part of the constitution। केशवानंद भारती में तो पहली बारी ये चीज का जिक्र हुआ। दूसरी बारी कौन से केस में जिक्र हुआ? एलआईसी ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1995 में एक बारी फिर से इस चीज के ऊपर एम्फसाइज किया गया कि यस, preamble इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आज की डेट में preamble इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने ऐसे क्यों आपको करवाए केसेस? देखो, केसेस के फैक्ट्स बुक्स नहीं आपको आने, आपको आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कई बार, या आपको सीधा पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा केस preamble से नहीं जुड़ा हुआ। तो कौन कौन से मेजरली जुड़े हुए हैं वो आपको जरूर पता होने चाहिए। ठीक है, अब आपके जितने भी आप यूनिट्स करोगे, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का हो, चाहे वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का हो, चाहे आप क्रिमिनल लॉ करो, इन सब में केसेस तो आपको लैंडमार्क वाले तो करने ही पड़ेंगे। ओके, पहले लैंडमार्क केसेस करोगे फिर रिसेंट पर आएंगे ना हम, ये भी ध्यान में रखना। तो इंटरप्रिटेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन तीनों केसेस में याद रखना, इन तीनों केसेस में याद रखना। ओके, आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया हो। अब बात हम करेंगे जो ये जो की वर्ड्स हैं, जो अभी हमने देखे कि उनमें से कुछ तो 1976 में ऐड ऑन किए गए, उनके बारे में हम जिक्र करेंगे, उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। ये मैंने एंड में इसलिए आपके लिए लिखे सो दैट आपको एक टाइमलाइन पता लग जाए कि यस भाई, ये ऐड भी हुए हैं। इनमें बेसिकली जो प्रेम्बल है हमारी, इसमें अमेंडमेंट भी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सॉवरेन। अब सॉवरेन तो ओरिजिनल प्रेम्बल में भी था। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, कि कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई भी एक्सटर्नल पावर आके हम इंडियंस को या गवर्नमेंट को नहीं बताएगी आप ऐसा कर लो। ठीक है, सॉवरेनिटी एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों तरीके से होती है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, सॉवरेनिटी एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों तरीके से होती है। ठीक है, एंड सॉवरेन कंट्री है इंडिया, यानी कि कोई भी हमें नहीं बताएगा। हमारी इंडिपेंडेंसी है, हमारी इंडिपेंडेंसी है चीजों को लेकर। जब तक हम एडवाइस नहीं मांगेंगे कोई हमें नहीं देगा, जब तक हम हेल्प नहीं मांगेंगे। ठीक है, केस हुआ था सिंथेटिक एंड केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, यहां पर हेल्ड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दैट द वर्ड sovereign means the state has the authority of everything within the restriction given by the constitution। सॉवरेनिटी का मतलब ही ये है कि स्टेट के बाद पास हर वो पावर है जो उसे विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशन मिली है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ पावर ही नहीं, रिस्ट्रिक्शंस भी दी गई है। सॉवरेन का मतलब होता है सुप्रीम और इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नो कंट्री कैन हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन अनलेस इट इज नॉट सॉवरेन। अरे भाई, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई फायदा ही नहीं होगा जब तक वो सॉवरेन ही नहीं हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इस केस में हेल्ड किया गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया हो। ये था आपका सबसे पहला कीवर्ड सॉवरेन, सबसे पहला कीवर्ड सॉवरेन। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है आपका कीवर्ड वो है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट कब ऐड ऑन किया गया? हमारा 1976 में ड्यूरिंग द इमरजेंसी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? वेलफेयर। और हम जो ये सोशलिस्ट है, ये हम गांधीयन सोशलिज्म को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? गांधीयन सोशलिज्म को। यहां पर हम लोगों के हित के लिए सोचते हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, लोगों की बेटर लाइफ की बात करते हैं। यस, और ये दो केसेस इससे जुड़े हुए हैं। एक से एक है आपका एक्सेल
वियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला दैट विद द एडिशन ऑफ द वर्ड सोशलिस्ट, क्योंकि ये बाद में ऐड ऑन किया गया, अ पोर्टल इज ओपन टू लर्न to lean the judgments in favor of nationalization and state ownership of the industry। यहाँ पर क्या हेल्ड हुआ कि हमने इस चीज को ऐड किया और जिसके थ्रू एक पाथवे ओपन हुई है कि भाई नेशनलाइजेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं इससे पहले नेशनलाइजेशन होती नहीं थी, होती थी, बैंकिंग का हुआ है 19 उसमें, ठीक है, 69 में भी, बट अब एक और अपर हैंड मिल गया कि स्टेट जो है वो ओनरशिप रख सकता है इंडस्ट्रीज की, और वो इसलिए रखेगा सो दैट वो प्राइवेट ओनर्स के जो एक प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव होता है, सिर्फ वो वेलफेयर का नहीं सोचते हैं, उसको थोड़ा सा साइड करते हुए वेलफेयर ऑफ द पीपल सोचे। ये आपको ध्यान में रखना है। इनफैक्ट एक और केस हुआ था, DS नाकरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर हेल्ड किया गया कि भाई सोशलिज्म का बेसिक जो हमारा पर्पस है ऐड करने का, वो यही है कि भाई लोगों को कंट्री में एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिले, ठीक है, और जब उनका बर्थ हुआ है और जब उनकी डेथ होगी, उनके बीच में जो वो लाइफ जी रहे हैं वो डिसेंट हो, उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? एक बार ही बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर हुआ? एक बार ही बता दीजिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलो आई स्टॉप हियर ओनली। आई नो थोड़ा सा बहुत से टर्म्स हैं इसमें, बट आप यहाँ तक पढ़ सकते हो। मैं कल से ये कीवर्ड्स जो हैं इसी से स्टार्ट करूंगी एंड हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, और साथ ही में फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। रीजन बीइंग क्योंकि अभी आप सेकुलरिज्म के बारे में, उसके बाद आगे के जो हमारे बाकी की फीचर्स हैं उनके बारे में आप पढ़ोगे, डेमोक्रेटिक के बारे में, तो इसमें रिपब्लिक के बारे में काफी केसेस हैं और काफी और भी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो हम कीवर्ड्स को एक बारी कल दोबारा से रिवाइज करते हुए प्रेम्बल के इस टॉपिक को कवर करेंगे। एक क्वेश्चन आप हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्रेम्बल से पूछा जाए, ठीक है, क्योंकि अपने आप में ही ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हो आप लोगों को। काइंडली रिवाइज कर लेना, अगर कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना, ठीक है? डन? Yes, ma'am. ओके, ठीक है, थैंक यू। Thank you, ma'am. ओके।